हेलो स्टूडेंट्स, मैं त्यागी सर और आप देख रहे हैं त्यागी कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 11th क्लास की फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ले रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है विमीय विश्लेषण अर्थात डायमेंशनल एनालिसिस। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंतर्गत हम भौतिक राशियों की विमाओं का विश्लेषण करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को प्रारंभ करने से पहले हम भौतिक राशियों की विमाओं को परिभाषित कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी भौतिक राशि की विमा क्या होती है, इसको हमें यहाँ पर डिफाइन करना है। स्टूडेंट्स, ये मान लें कि कोई भौतिक राशि है जो तुम्हें दी गई है और उसके मात्रकों को तुम्हें मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करना है। कोई भौतिक राशि दी गई है और उसके मात्रक को तुम्हें मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करना है। तो फिर उन मूल मात्रकों पर जो तुम पावर लगाओगे, जो घात लगाओगे, वह घात उस भौतिक राशि की विमा कहलाएंगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने ये जान लिया, इस परिभाषा से हमने ये जान लिया कि किसी भी भौतिक राशि की जो विमा होती है वह वे घातें होती हैं जो उस राशि के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए हम मूल मात्रकों के ऊपर लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम मूल राशियों के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम पहले से पढ़ते आए हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये सभी मूल राशियां होती हैं। स्टूडेंट्स, इन सभी मूल राशियों को प्रदर्शित करने के लिए हम जो संकेत का प्रयोग करेंगे वो यहाँ पर सारणी में प्रदर्शित है। लंबाई के लिए हम संकेत L का प्रयोग करेंगे, द्रव्यमान के लिए संकेत M का प्रयोग करेंगे, समय के लिए T, ताप के लिए थीटा, विद्युत धारा के लिए A जो कि एम्पियर को प्रदर्शित करेगा, ज्योति तीव्रता के लिए CD जो कि कैंडिला को प्रदर्शित करेगा और पदार्थ की मात्रा के लिए हम M को प्रदर्शित करेंगे। स्टूडेंट्स, पदार्थ की मात्रा स्मॉल m से प्रदर्शित है जबकि हमने द्रव्यमान को कैपिटल M से प्रदर्शित किया था। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है। जैसे कि अब हम आगे भौतिक राशियों की विमाएं लिखेंगे तो हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि विमा लिखने के लिए हमें फॉर्मूले के अंदर अगर ये कोई भी पद आ जाता है, जैसे कि दूरी, विस्थापन, त्रिज्या, चाप, आयाम, ऊंचाई, गहराई, व्यास, तो स्टूडेंट्स इन सभी के लिए लंबाई के संकेत L का प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखेंगे, ये बार बार यूज होगा। जहाँ कहीं भी त्रिज्या फॉर्मूले के अंदर आएगा या चाप, आयाम, विस्थापन, इनमें से जो भी आएगा, इन सभी के लिए हम लंबाई के संकेत L का प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम ये देखेंगे कि किसी भी भौतिक राशि की विमा हम लिखते कैसे हैं, अर्थात उसका विमीय सूत्र किस प्रकार बन करके आता है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए अगर हम ये मान लें कि कोई भौतिक राशि है और वो भौतिक राशि की जो विमाएं हैं वो हमें लंबाई में A दी हुई है और द्रव्यमान में B दी हुई है, समय में C और ताप में D दी हुई है, तो अब हम उस राशि की विमा कैसे लिखें। जिसे हमने अभी पढ़ा कि लंबाई को हम L से प्रदर्शित करते हैं और विमा घात होती है और घात हमें लंबाई में A दी है, तो इसलिए हम घात पर A लगाएंगे। द्रव्यमान को हम M से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान में विमा हमें B दी है और जो विमा होती है वो अभी मैंने बताया था कि वो घात होती है, तो हमने B को घात पर लगा दिया है, M की पावर में लगा दिया है। ऐसे ही समय में हमें जो विमा है वो C दी है और समय हम T से प्रदर्शित करते हैं, तो T की जो घात है उसमें हमने C को लगा दिया है। ताप में हमें विमा D दी हुई है और ताप हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं, तो थीटा की पावर में यानी घात में हमने D लगा दिया है। तो स्टूडेंट्स, इसे हमने बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद किया है, तो ये हमें उस राशि का विमीय सूत्र प्राप्त हो गया है। स्टूडेंट्स, हमने भौतिक राशि की डेफिनेशन जान ली है, हमने मूल राशियां तथा उनके संकेतों को जाना है। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्रों को लिखने जा रहे हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक होगा, ये टॉपिक
भौतिक राशियों की विमा लिखने का है, उनके विमीय सूत्रों को लिखने का है। और ये विमीय सूत्र हमें याद रहने चाहिए, तभी हम इनका क्वेश्चंस के अंदर यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर जो कुछ भौतिक राशियाँ ले रहे हैं, उनमें से कुछ वे भौतिक राशियाँ होंगी जो 10th स्टैंडर्ड तक हमने पढ़ी हैं। इसके अतिरिक्त कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी भी होंगी जो हम यहाँ पर 11th और 12th क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, भौतिक राशियों के विमीय सूत्र कैसे लिखे जाते हैं, इस टॉपिक के अंतर्गत हम ये समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रारंभ करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर एक टेबल को बनाया है। इस टेबल के अंदर हमने भौतिक राशि, अन्य सरल भौतिक राशियों से उनके संबंध अर्थात सूत्र और विमीय सूत्र को लिया है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले भौतिक राशि के रूप में हम यहाँ ले रहे हैं क्षेत्रफल को। स्टूडेंट्स, किसी भी भौतिक राशि का अगर हमें विमीय सूत्र लिखना है तो उसके लिए हमें सूत्र का ज्ञान होना आवश्यक है। हमें यहाँ पर क्षेत्रफल का जो सूत्र है वह ज्ञात होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हम पिछली क्लासों से पढ़ते चले आए हैं कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी बताया गया था कि लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई, गहराई, त्रिज्या, व्यास, आयाम, इन सभी के लिए हम जो लंबाई का संकेत L है वह प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने लंबाई के लिए L का प्रयोग किया है, चौड़ाई के लिए भी हमने यहाँ पर L का प्रयोग किया है। और जब हम इनकी मल्टीपल करेंगे तो बेस समान होने के कारण, क्योंकि यहाँ पर भी L है और यहाँ पर भी L है, तो इनके आधार समान है, तो इनकी जो घातें हैं वह जुड़ जाएंगी। यहाँ पर L पर 1 पावर है, यहाँ पर भी L पर 1 पावर है, तो इसकी 1 पावर में जब हम 1 पावर जोड़ेंगे तो यहाँ पर L पर 2 पावर आ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने क्षेत्रफल का विमीय सूत्र ज्ञात कर लिया है, L की पावर 2। स्टूडेंट्स, अब हम आयतन का विमीय सूत्र ज्ञात करेंगे। इसके लिए भी हमें आयतन का फॉर्मूला अर्थात सूत्र ज्ञात होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं कि आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू ऊंचाई के इक्वल होता है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में से हम तीनों को संकेत L के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। इस तरीके से इस बार यहाँ पर L पर 3 पावर आ जाएगी, तो आयतन का जो विमीय सूत्र है वह L की पावर 3 होगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम वेग या चाल का विमीय सूत्र ज्ञात करेंगे। स्टूडेंट्स, वेग और चाल दोनों का विमीय सूत्र समान होता है। वेग के लिए हम फॉर्मूला विस्थापन बटे समय का प्रयोग करते हैं, जबकि चाल के लिए हम फॉर्मूले दूरी बटे समय का प्रयोग करते हैं। और जैसे कि अभी बताया था कि विस्थापन हो या दूरी, इन्हें हम L से प्रदर्शित करेंगे। जो लंबाई का संकेत L था उससे हम प्रदर्शित करेंगे, तो ये हमने इसमें प्रदर्शित कर दिया है। और फिर अपॉन के लगा करके उसके नीचे हमने समय के लिए T से प्रदर्शित किया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर T पर 1 पावर है, ये 1 पावर जब वहाँ ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास चाल का जो विमीय सूत्र आया है वह LT-1 है। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हम विमीय सूत्र ज्ञात करेंगे वह है त्वरण का विमीय सूत्र। त्वरण अर्थात एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन अपॉन समय। स्टूडेंट्स, वेग परिवर्तन के लिए हम वेग की विमा का प्रयोग करेंगे, जो कि वेग की विमा हमने अभी ज्ञात की है LT-1, उस विमा को हमने यहाँ पर लिख लिया है। और अपॉन में हमने समय की विमा को लिखा है, जैसे T पर यहाँ 1 पावर है, ऊपर जाकर ये -1 हो जाएगी और एक -1 हमारे पास पहले से है, इस तरीके से यहाँ LT-2 आ जाता है। तो त्वरण की विमा हो जाती है LT-2। स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम बल की विमा ज्ञात कर रहे हैं। बल के लिए फॉर्मूला है द्रव्यमान गुणा त्वरण। स्टूडेंट, जैसे कि गति विषयक द्वितीय नियम से हम जानते भी हैं कि बल, जिसे कि हम F से प्रदर्शित करते हैं, इक्वल टू होता है M इंटू A, अर्थात मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बल हमारे पास हो गया है द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान की विमा को हम M से प्रदर्शित करते हैं
और त्वरण हमने अभी ज्ञात किया हुआ है, त्वरण की विमा हमने ज्ञात की थी Lt-2, तो हमने यहाँ पर त्वरण के स्थान पर Lt-2 लिख लिया है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमें जो बल की विमा प्राप्त हुई है mLt-2 प्राप्त हो गई है। स्टूडेंट्स अब हम कार्य की विमा को ज्ञात करेंगे। स्टूडेंट्स कार्य की विमा के लिए हमें कार्य का फॉर्मूला लिखा है बल गुणा विस्थापन। तो इसके लिए अब हमने बल की विमा लिखी है, बल की विमा हमने अभी ज्ञात की थी mLt-2, हमने mLt-2 को लिखा है और साथ में हमने अभी बताया था कि विस्थापन को हम L से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर L की जब L में मल्टीपल होगी तो L पर 2 पावर आ जाएगी। तो इस तरीके से कार्य की विमा बनी है mL2T-2। स्टूडेंट्स जैसे कि अभी तक ये देखा कि किसी भी भौतिक राशि की जब हम विमा लिख रहे हैं तो उसके लिए हमें उसके सूत्र की आवश्यकता हो रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भौतिक राशि की विमा लिखने के लिए उस भौतिक राशि का सूत्र ज्ञात होना बहुत ही आवश्यक है। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखें कि जो प्रारंभ की विमाएं हैं जो कि हमने क्षेत्रफल से स्टार्ट की थी, क्षेत्रफल, आयतन, वेग, त्वरण और बल, शुरू की जो 5 विमाएं हैं इनको डायरेक्ट भी याद कर लें, सीधे सीधे याद करें। जब आयतन की विमा पूछी जाए L3 बताएं, चाल की पूछें Lt-1 बताएं, त्वरण की Lt-2 बताएं, बल की mLt-2 बताएं। बल की विमा mLt-2। तो स्टूडेंट्स ये 5 विमाएं डायरेक्ट याद करनी है। इसके बाद जितनी भी विमाएं हैं अगर वे सीधे सीधे याद नहीं करते हैं तो हम उन्हें ज्ञात कर सकते हैं। स्टूडेंट जैसे कि हमें कार्य की विमा सीधे याद नहीं है तो हम बल गुणा विस्थापन सूत्र का प्रयोग करेंगे और उसके लिए हम बल की विमा लिख लेंगे, क्योंकि बल की विमा हमने अभी बताई थी कि शुरू की 5 विमा के अंतर्गत वो आ रही है। स्टूडेंट्स अगर हम शुरू की 5 विमा भी डायरेक्ट याद नहीं करते हैं तो थोड़ा सा प्रोसेस हमारा बड़ा हो जाता है, क्योंकि अब हम यहाँ पर जब कार्य की विमा लिखेंगे और बल गुणा विस्थापन का प्रयोग हम करेंगे उसके लिए हमें बल की विमा की आवश्यकता होगी और बल की विमा में याद नहीं है तो पहले हम बल की विमा को याद करेंगे द्रव्यमान गुणा त्वरण का फॉर्मूला लगाकर। इसके लिए हमें पता है कि हम द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं, परंतु हमें त्वरण की विमा डायरेक्ट याद नहीं है तो इसके लिए फिर हम त्वरण की विमा को ज्ञात करेंगे वेग परिवर्तन बटे समय के फॉर्मूले का प्रयोग करके। हम समय के स्थान पर t लिखेंगे, परंतु अगर हमें वेग की विमा ज्ञात नहीं है तो फिर हम वेग यानी चाल की विमा ज्ञात करेंगे विस्थापन बटे समय या दूरी बटे समय का फॉर्मूले का प्रयोग करके। तो स्टूडेंट्स हम बल कार्य की विमा यहाँ पर लिख रहे थे और उसके लिए हमें कई सारी विमा यहाँ पर ज्ञात करनी पड़ गई हैं। इसलिए अगर हम शुरू की 5 विमाएं डायरेक्ट याद करें तो आगे की विमा लिखने में बहुत ही सरलता होती है। जैसे कार्य की विमा लिखनी है और बल की विमा हमें यहाँ पर ज्ञात है तो हम डायरेक्ट बल की विमा लिख सकते हैं और विस्थापन को ml से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से हमें कार्य की विमा mL2T-2 प्राप्त हो जाती है। स्टूडेंट्स अब हमें अगर शक्ति की पावर लिखनी है, पावर वो कार्य बटे समय फॉर्मूला होता है। अब कार्य अभी हमने ज्ञात किया हुआ है mL2T-2। स्टूडेंट अगर हमें कार्य शुरू की 5 विमा में नहीं आया है, अगर हम इसको डायरेक्ट याद नहीं भी करते हैं तो इसे बहुत आसानी से ज्ञात किया जा सकता है कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन लिखें और सीधे बल की विमा लिख लें। बल अभी शुरू की 5 विमा में आई थी और वैसे प्रैक्टिस करते समय क्वेश्चंस के अंदर बार बार यूज होगा, कार्य की विमा सीधे सीधे याद हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने कार्य की विमा लिखी है, नीचे समय की विमा लिखी है, t पर 1 पावर है, नीचे ऊपर जाकर -1 वो हो जाती है तो -2 पहले से है और -1 नीचे से जाएगी तो t पर -3 पावर हो जाएगी। तो इस तरीके से mL2T-2 शक्ति की पावर यहाँ पर आ गई है। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर घनत्व की विमा को ज्ञात कर रहे हैं। घनत्व के लिए फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन और द्रव्यमान को हम m से प्रदर्शित करते हैं। आयतन की विमा अभी हमने शुरू की 5 विमाओं में देखी L3 थी, तो इस तरीके से L3 ऊपर जाकर L-3 हो जाएगी। तो घनत्व की जो हमें विमा प्राप्त होगी वह mL-3 होगी। स्टूडेंट्स अब हम संवेग अर्थात मोमेंटम की विमा ज्ञात कर रहे हैं। इसके लिए फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान को हमें पता है m से प्रदर्शित करते हैं और वेग की जो विमा है वो शुरू की 5 विमाओं में आती है, उसे हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है Lt-1। तो इस तरह से संवेग की विमा हमें mL-T-1 प्राप्त हो गई है। स्टूडेंट्स गतिज ऊर्जा अर्थात काइनेटिक एनर्जी की विमा को लिखने के लिए हमने 1/2 m/v² अर्थात द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर के सूत्र का प्रयोग किया है। उसके लिए हमने द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हुए वेग की विमा जो कि हमने शुरू की 5 विमाओं में पढ़ी थी Lt-1 लिख दी है।
इस तरीके से हमें यहाँ पर m लिख करके l पर 2 पावर आ गया है और t पर भी माइनस की 2 पावर यहाँ पर आ जाएगा। तो गतिज ऊर्जा की विमा हमारे पास ml/t-2 प्राप्त हो गई है। स्टूडेंट्स, अगर हम स्थितिज ऊर्जा की विमा ज्ञात करेंगे तो इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण गुणा दूरी। द्रव्यमान को हम m से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण के लिए हम त्वरण की विमा का प्रयोग करेंगे, जो कि शुरू की 5 विमाओं में हमने पढ़ी है, Lt-2, और दूरी के लिए हम l का प्रयोग करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमें जो विमा प्राप्त होगी वह होगी m, l पर 2 पावर हो जाएगी और t की पावर -2। स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो ऊर्जा की विमा है, गतिज ऊर्जा की विमा है और जो भी हमने कार्य की विमा ज्ञात की थी, ये बराबर हैं। स्टूडेंट्स, ऐसी कई सारी भौतिक राशियाँ आएंगी जिनकी जो विमाएँ होंगी वो आपस में बराबर होंगी, और कुछ विमा ऐसी भी होंगी जो कि डायमेंशनल लेस होंगी, अर्थात विमाहीन होंगी, अर्थात जिनकी कोई विमा नहीं होंगी। स्टूडेंट्स, अब हम दाब की विमा पर आते हैं। दाब के लिए फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। उसके लिए हमने बल की विमा को यहाँ पर लिखा है, शुरू की 5 विमाओं में थी ये, क्षेत्रफल भी शुरू की 5 विमा थी, वो भी हमने यहाँ डायरेक्ट लिख लिया है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से l से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक पावर नीचे बचेगी l की, वो ऊपर जाकर माइनस की हो जाएगी। तो इस तरीके से दाब की विमा हमें मिलती है ml-1t-2। स्टूडेंट्स, अब हम आवेग की विमा को ज्ञात करते हैं। आवेग बराबर बल गुणा समय होता है। बल की विमा हमने mlt-2 लिखी है और समय को हम t से प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से सोल्व करने पर ml और t की पावर को हम सोल्व करेंगे तो -2 पावर यहाँ है, +1 पावर यहाँ है, -2 + 1 मिलकर के -1 यहाँ बन गया है। तो हमें आवेग की विमा मिली है mlt-1। स्टूडेंट, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम जब भौतिक राशियों की विमाएँ लिख रहे हैं तो उनमें बल बहुत अधिक यूज हो रहा है, तो इसलिए बल बिल्कुल डायरेक्ट याद होना चाहिए। शुरू की 5 विमाओं में आ रहा है, mlt-2 इसकी विमा होती है। जैसे कि नेक्स्ट हम लिखने जा रहे हैं बलाघूर्ण, तो उसमें भी हमारे पास बल गुणा दूरी, जब हम सूत्र का प्रयोग करेंगे तो बल ही यूज हो रहा है। बल की विमा को हमने यहाँ पर लिखा, दूरी को हमने l से प्रदर्शित किया, l की l में मल्टीपल की, तो ये ml/t-2 में प्राप्त हो गया है। स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम प्रतिबल की विमा लिखेंगे। स्टूडेंट, जैसे कि हम देख रहे हैं कि बलाघूर्ण से ऊपर यानी आवेग तक जितनी भी भौतिक राशि हमने अभी तक पढ़ी वह 10th स्टैंडर्ड में थी। इसके बाद बलाघूर्ण या प्रतिबल जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं वे यहाँ पर हम 11th और 12th क्लास के अंदर जो टॉपिक आएंगे उनमें हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर प्रतिबल हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूले होता है बल बटे क्षेत्रफल, और बल के लिए हम बल की विमा mlt-2 यहाँ पर रख रहे हैं, क्षेत्रफल में हम यहाँ पर l की पावर 2 रख रहे हैं। दोनों विमाएँ शुरू की 5 विमाओं में आती है, हमें डायरेक्ट याद होनी चाहिए, वो हम यहाँ पर रख रहे हैं। l की पावर यहाँ से कैंसिल हो गया है तो ml-1t-2 यहाँ बन गया है। स्टूडेंट्स, अब हम विकृति अर्थात स्ट्रेन की विमा लिखेंगे। विकृति इक्वल टू होता है लंबाई में वृद्धि अपॉन प्रारंभिक लंबाई। स्टूडेंट्स, विकृति या फिर प्रतिबल का जो टॉपिक होगा और इसके बाद का जो प्रत्यास्थता गुणांक है, ये तीनों के तीनों हम चैप्टर प्रत्यास्थता के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये आपकी 11th क्लास की फिजिक्स में ही चैप्टर आएगा, वहाँ पर इन टॉपिकों को डिफाइन किया जाएगा। इनके फॉर्मूले के बारे में भी हम वहीं पर जानेंगे। तो वहाँ से हम ये जानेंगे कि जो विकृति होती है वह लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई होती है। स्टूडेंट्स, इसके लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि रबर की डोर है, उसकी प्रारंभिक लंबाई l है, और अगर उस रबर की डोर को हम फोर्स लगाकर खींच देते हैं और उसकी लंबाई में वृद्धि स्मॉल l हो जाती है, तो फिर जो लंबाई में वृद्धि स्मॉल l हुई है और प्रारंभिक लंबाई जो कैपिटल L थी, उसका जो रेशियो, उसका जो अनुपात है, यही विकृति कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम देख रहे हैं कि लंबाई में वृद्धि के लिए हम जो लंबाई है उसका संकेत L प्रयोग करेंगे, और नीचे भी प्रारंभिक लंबाई ही है, दोनों जगह लंबाई है, तो हमने दोनों जगह लंबाई के संकेत L का प्रयोग किया है। L की एक पावर नीचे मानते हुए जब वो सब ऊपर ले जाते हैं तो माइनस की हो जाती है, ऊपर एक पहले प्लस थी तो 1 - 1 L की पावर 0 बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो विकृति होती है उसकी कोई भी विमा नहीं होती है। स्टूडेंट्स, अब हम प्रत्यास्थता गुणांक की विमा ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है प्रतिबल बटे विकृति। तो स्टूडेंट, जैसे अभी हमने देखा कि विकृति की कोई विमा नहीं होती, तो सीधे सीधे जो प्रतिबल की विमा है वही प्रत्यास्थता गुणांक की विमा हो जाएगी। और प्रतिबल की विमा अभी हमने ज्ञात की थी ml-t-2, तो हमने प्रतिबल की विमा को ml-t-2 लिख दिया है। विकृति की कोई विमा होती नहीं है, इसलिए जो विमा यहाँ पर ये प्रतिबल की है वही विमा हमें प्रत्यास्थता गुणांक के रूप में प्राप्त हो गई है।